बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, वकार अरशद हियर, योर बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। आज का लेक्चर किन मौज़ूआत पे मुश्तमिल है, किन टॉपिक्स पे डिस्कशन होने वाली है, आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे डाटा के बारे में। डाटा किसे कहा जाता है? ये वो मालूमात हैं कि जो ताल्लुक रखती हैं नामों से, जिनके अंदर तारीख भी शामिल हो सकती है, जिनके अंदर वैल्यूज भी शामिल हो सकती हैं। नेम्स, डेट्स, वैल्यूज, ये ऐसा डाटा है कि जो एक्सपेरिमेंट के नतीजे में हासिल होता है। डियर स्टूडेंट्स, डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए मुख्तलिफ फॉर्मेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इसे डाटा ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। वो फॉर्मेट कौन से हैं? वो ग्राफिक्स हो सकती है, वो टेबल हो सकता है, वो मैप्स हो सकते हैं, और इसी तरह से वो ग्राफ हो सकते हैं, फ्लो शीट डायग्राम्स हो सकती हैं, फ्लो चार्ट्स हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डाटा को ऑर्गेनाइज करने के बाद अगला मरहला डाटा एनालिसिस का है। डाटा एनालिसिस के अंदर हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स को इस्तेमाल करते हैं, मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स को इस्तेमाल करते हैं, रेशो और प्रोपोर्शन को इस्तेमाल करते हैं। रेशो का मतलब क्या है? दो नंबर्स के दरमियान ऐसा रिलेशन है जिसे क्वोशंट की सूरत में जाहिर किया जा सकता है। इफ द रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्वोशंट, इट इज कॉल्ड द रेशो ऑफ वन नंबर टू अनदर। और इसको जाहिर करने के लिए कोलन मार्क इस्तेमाल होता है। इसी तरह से दो रेशोस को इक्वल करने से प्रोपोर्शन बनती है, और प्रोपोर्शन के लिए इक्वल का साइन इस्तेमाल होता है। डियर स्टूडेंट्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स कहा जाता है बायो की उस ब्रांच को कि जिसके अंदर हम कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं, स्टैट को इस्तेमाल करते हैं, ताकि उस डेटा को एनालाइज कर सकें जो बायोलॉजिकल मेथड के दौरान एक्सपेरिमेंटेशन के नतीजे में हासिल होता है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं बायोलॉजिकल मेथड को एक मिसाल की मदद से, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की एग्जांपल के साथ। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की एग्जांपल को, जो कि मलेरिया है। अगर हम मलेरिया की हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, मलेरिया ये एक कदीम बीमारी है, बहुत कदीम बीमारी है, और 2000 साल से मुआलिज, तबीब, हकीम, डॉक्टर हजरात इसको जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये एक ऐसी बीमारी है जिससे मुतल्लिक समझा जाता है ये चिल्स एंड फीवर की इलामात के साथ जाहिर होती है। चिल्स का मतलब सर्दी लगना है, और फीवर बुखार को कहा जाता है। इस बीमारी से मुतासिरा शख्स को ना सिर्फ सर्दी लगती है बल्कि बुखार भी हो जाता है। यह दरअसल दो इटालियन लैंग्वेज के अल्फाज से बना है, मलेरिया। और वो दो इटालियन लैंग्वेज के वर्ड कौन से हैं? माला एंड एरिया। माला का मतलब बैड होता है, एरिया का मतलब एयर होता है। दरअसल कदीम जमाने में यह समझा जाता था कि शायद इस बीमारी की वजह मार्शी एरियाज हैं। मार्शी एरिया कहा जाता है दलदली इलाकों को। दलदली इलाके कौन से हैं? ये ऐसे इलाके हैं कि जहां मिट्टी और पानी मिक्स होते हैं, दलदल नुमा हालत में मौजूद होते हैं। इन्हें मार्शी एरियाज कहा जाता है। ये समझा जाता था कि शायद मार्शिस की वजह से वहां की फिजा आलूदा हो जाती है, हवा गदली हो जाती है, और उस आलूदा हवा को जब सांस के जरिए से एक इंसान अपने जिस्म में लेके जाता है, मलेरिया से मुतासिर हो जाता है। वहीं से इस बीमारी का नाम मलेरिया पड़ा, माला और एरिया, यानी बैड एयर की वजह से होने वाली बीमारी। और ये ऐसी बीमारी है कि जिसमें सर्दी लगती है और बुखार होता है। डियर स्टूडेंट्स, इस हकीकत को जांचने के लिए कि आया वाकई ही ऐसा है, मार्शी वाटर इसकी वजह है, कुछ लोगों ने रजाकाराना तौर पर वॉलंटेरीली मार्शिस के पानी को पी करके देखा ताकि आजमाया जा सके, मालूम किया जा सके। लेकिन हैरान कुन तौर पर वो लोग सेहतमंद रहे, मलेरिया से मुतासिर नहीं हुए मार्शी वाटर को पीने के बाद भी। इससे ये समझ आई कि मार्शी वाटर को ड्रिंक करने से, दलदल के पानी को पीने से मलेरिया नहीं होता है।
डियर स्टूडेंट्स, तारीख के आने वाले अदवार में 17th सेंचुरी में न्यू वर्ल्ड डिस्कवर हुई, जिसे अमेरिका कहा जाता है, जहां बहुत सी चीजें अमेरिका से यूरोप मुंतकिल की गई। वहीं कुछ पौधे भी थे कि जिन्हें अमेरिका से यूरोप में मुंतकिल किया गया। उन्हीं पौधों में से एक पौधे का नाम कीना कीना था और इसकी छाल जब इस्तेमाल की गई, हैरान कुन तौर पर मलेरिया के मरीजों को उससे शिफा मिलने लगी। अब ये बात हैरान कुन थी और इसकी डिमांड में इजाफा हो गया। जब मालूम हुआ कि मलेरिया का इलाज कीना कीना के दरख्त की छाल में है, तो कुछ बददियानत और बेईमान ताजरों ने उस पौधे के नाम पर उससे मिलते जुलते पौधे को फरोख्त करना शुरू कर दिया, उसकी छाल की खरीदो फरोख्त शुरू कर दी। डियर स्टूडेंट्स, वो पौधा जो कि कीना कीना से मिलता जुलता था, उसका नाम सिनकोना था और हैरत अंगेज तौर पर यह भी मलेरिया के इलाज में मौसर साबित हुआ। उसके बाद फर्दर डिटेल्स क्या हैं, आइए डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेवरिन एक साइंटिस्ट था। दरअसल ये एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन था। फिजिशियन कहा जाता है मुआलिज को, तबीब को, डॉक्टर को, हकीम को, और ये फ्रांसीसी फौज में मुलाजमत करता था। 1878 में इसने मलेरिया से मुतासिरा मरीजों के खून के नमूने लिए उनको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। हम डिस्कस करेंगे आने वाले चैप्टर में माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के हवाले से। 1595 में ज़करियास जॉनसन ने दुनिया की सबसे पहली माइक्रोस्कोप बनाई और माइक्रोस्कोप की मदद से आज हम इस काबिल हैं किसी जिस्म के इमेज को 2.5 लाख गुना बड़ा करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात समझ लीजिए, ये जो फ्रेंच आर्मी फिजिशियन था, फ्रांसीसी फौज का तबीब था जिसका नाम लेवरान था, उसने जब खून के नमूनों को माइक्रोस्कोप में देखा, उसे छोटे छोटे हरकत करते हुए जरसूमे दिखाई दिए और उन जरसूमों को, जर्म्स को इसने नाम दिया प्लाज्मोडियम का। ये एक अहम पेशरफ्त थी। इससे पहले ये ख्याल, ये वहमो गुमान 20 साइंसदानों के यहाँ नहीं था कि कोई ऐसे जरासीम भी हो सकते हैं जो आम आंख से नजर नहीं आते हैं, बीमारियों का बायस बनते हैं। लेकिन माइक्रोस्कोप की दरियाफ्त के बाद तहकीकात में जिद्दत आ गई, मालूमात के जराए बेहतर हो गए। मालूम हुआ कि छोटे छोटे जानदार हैं जिन्हें खुर्दबीनी जानदार कहा जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, वो जरासीम का किरदार अदा करते हैं, बीमारियों का बायस बनते हैं। लेवरिन ने इन जरासीमों को इब्तदाई तौर पर सबसे पहले ऑब्जर्व किया, लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी ने उस वक्त, उसके दौर में इसे एक्सेप्ट नहीं किया। अलबत्ता कुछ अरसे बाद किसी और साइंटिस्ट ने सेम यही चीज ऑब्जर्व की। बिलाखिर साइंसदानों को इस बात से मुत्तफिक होना पड़ा, ये बात तस्लीम करना पड़ी कि इसकी वजह दर हकीकत ये जरासीम ही हैं जो इतने छोटे हैं, आम आंख से दिखाई नहीं देते हैं, और इनको प्लाज्मोडियम का नाम दिया गया। डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त तक की ऑब्जर्वेशंस क्या थी, आइए देखते हैं। ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले मलेरिया, एंड मार्शी एरिया, इन दोनों का आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन मौजूद है। यही वजह है कि मार्शी एरियाज के लोगों में मलेरिया ज्यादा पाया गया। इसी तरह ड्रिंकिंग ऑफ मार्शी वाटर, इससे मलेरिया नहीं होता है, यह भी ऑब्जर्व किया गया। मार्शेस कर लीजिए। इसी तरह यह ऑब्जर्वेशन भी थी प्लाज्मोडियम, मरीजों के खून में देखा गया था, और यह ऑब्जर्वेशन भी थी क्विनैन, जिसको उर्दू में कोनैन कहते हैं। ये एक मौसर दवा है मलेरिया के इलाज में। डियर स्टूडेंट्स, ये ऑब्जर्वेशंस थी जो कि मलेरिया से ताल्लुक रखती थी, और इनमें अगर आप एनालाइज करें, ये जो वर्ड हमने डिस्कस किया कोनैन का, जिसे क्विनीन भी कहते हैं, ये एक केमिकल है, इन दोनों पौधों की छाल में पाया जाता है, जिन्हें कीना कीना और सिनकोना कहा जाता है।
डियर स्टूडेंट्स, दरअसल ये वो केमिकल था जो मलेरिया के मर्ज का इलाज था, मलेरिया के मरीजों को ठीक करने में मददगार था। इन ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर हाइपोथेसिस बनाया गया और हाइपोथेसिस ये बनाया गया प्लाज्मोडियम is the cause of malaria. प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है। डियर स्टूडेंट्स, इस हाइपोथेसिस को लॉजिक प्रोवाइड करने के लिए क्या डिडक्शन ड्रॉ की गई और कौन से एक्सपेरिमेंट किए गए, आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डिडक्शन की बात की जाए, डिडक्शन ड्रॉ की गई इफ प्लाज्मोडियम is the cause, then it should be present in all patients of malaria। ये डिडक्शन ड्रॉ की गई। अब अगला मरहला इस हाइपोथेसिस और डिडक्शन को टेस्ट करने का था। इस हाइपोथेसिस और डिडक्शन को टेस्ट करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किए गए, दरअसल वो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट थे और ये डिस्कस हो चुका है। बायोलॉजिकल मेथड में जब तजुर्बात किए जाते हैं, दो ग्रुप बनाए जाते हैं, एक को कंट्रोल ग्रुप कहा जाता है, एक को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का नाम दिया जाता है। दोनों ग्रुप कौन से बनाए गए, आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक कंट्रोल ग्रुप था कि जिसमें 100 नॉर्मल पर्सन्स थे, सेहतमंद इंसान थे, जबकि एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाया गया कि जिसके अंदर 100 मलेरियल पेशेंट्स मौजूद थे। जब इसको टेस्ट किया गया तो जितने नॉर्मल पर्सन्स थे उन सब के ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं था, सिवाय 7 लोगों के। 7 इंडिविजुअल्स ऐसे थे कि जो दिखने में सेहतमंद दिखाई देते थे, अलबत्ता उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम देखा गया था। डियर स्टूडेंट्स, ये एक हैरानकुन बात थी कि 100 सेहतमंद इंसानों में से 7 इंसान ऐसे थे जिनके खून के नमूनों में प्लाज्मोडियम मौजूद था, अलबत्ता वो मलेरिया से मुतासिर नहीं थे। अलबत्ता इसके बरअक्स जितने मरीज थे उन 100 के 100 मलेरिया के मरीजों के खून में प्लाज्मोडियम पाया गया था। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर यह हाइपोथेसिस और डिडक्शन सही साबित हुए कि मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम है, इसीलिए ये मुतासिरा मरीजों के खून में मौजूद है। अलबत्ता यहाँ पर जो 7 सेहतमंद इंसान हैं कि जिनके अंदर प्लाज्मोडियम तो मौजूद है लेकिन वो सेहतमंद हैं, दरअसल उनमें मौजूद प्लाज्मोडियम रेस्ट की हालत में है और इसको हम नाम देते हैं रेस्टिंग फेज का, इसको हम नाम देते हैं डॉर्मेंट फेज का। दरअसल यहाँ पर इन इंसानों के अंदर जो दिखने में सेहतमंद थे वो प्लाज्मोडियम रेस्ट की हालत के दौरान अपनी नुशुनुमा करवा रहा था, मजबूती और ताकत हासिल कर रहा था, तवानाई हासिल कर रहा था और इसके बाद जब वो ताकतवर हो जाता है फिर अपनी बीमारी के असरात को वाज़ेह करता है। इस तरह से इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया, मलेरिया की वजह को दरियाफ्त किया गया।
हाइपोथेसिस और डिडक्शन बनाए गए ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर ड्रॉ किए गए और एक्सपेरिमेंटेशन के नतीजे में, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट के नतीजे में कंक्लूजन ड्रॉ किया गया और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। मालूम हुआ कि मलेरिया की वजह एक ऐसा जरासीम है जिसको प्लाज्मोडियम कहा जाता है और ये आम आंख से दिखाई नहीं देता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ सवालात हैं जो पूछे जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मलेरिया में क्या होता है, इलामात पूछी जा सकती हैं। हमने डिस्कस किया चिल्स एंड फीवर, ऐसी बीमारी है जिसमें सर्दी लगती है, बुखार हो जाता है। पूछा जा सकता है मीनिंग ऑफ वर्ड मलेरिया, मलेरिया के लफ्ज का मतलब क्या है। आपने याद रखना है इटालियन लैंग्वेज के दो अल्फाज से लिया गया है। माला का मतलब बैड होता है, एरिया का मतलब एयर होता है। इसी तरह से पूछा जा सकता है मलेरिया से मुतल्लिक ऑब्जर्वेशंस के बारे में बताइए। पूछा जा सकता है कौन से दरख्त थे जिनकी बार्क इस्तेमाल होती है मलेरिया के इलाज में। आपने याद रखना है कीना कीना को और सिनकोना को। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से पूछा जा सकता है हाइपोथेसिस और डिडक्शन के हवाले से, और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है एक्सप्लेन बायोलॉजिकल मेथड टू सॉल्व द कॉज ऑफ मलेरिया। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आज का ये लेक्चर आप लोगों ने समझ लिया होगा। समझने के बाद याद जरूर कीजिएगा और याद करने के लिए नोट डाउन भी कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और इम्तिहानात में अच्छे नंबर हासिल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।